हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी पीवाईक्यू। बीपीएससी पीवाईक्यू यानी पीवाईक्यू में मध्यकालीन भारत का इतिहास से जितने भी बीपीएससी में पूछा गया है, आज उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने वाले हैं, वो भी घटना चक्र बुक का। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के ज्वाइन करेंगे, वहां आपको आसानी से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का है हमारा सबसे पहला प्रश्न कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक़दा प्रदान किया था। तो प्रथम अक़दा जो प्रदान किया था वो प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब है अगला प्रश्न हमारा, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1178 ईस्वी में। 1178 ईस्वी में। अब है दिल्ली सल्तनत, यानी जिसको हम गुलाम वंश भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। क्या है? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ये किया था मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को। राजत्व के सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, बलबन ने। किसने? बलबन ने। जिले इलाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बलबन के द्वारा। बढ़िया प्रश्न है कि जिले इलाही या जिले अल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो बलबन के द्वारा किया गया था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी। तो बलबन ने। तुगरिल खां ने किसके शासन के दौरान विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने। किसने? बलबन ने। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किया था। तो बलबन ने शुरुआत किया था। ये देखिए 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब है खिलजी वंश। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। तो ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो जफर खां। कौन? जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था। तो राणा रतन सिंह। क्या था? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो राणा रतन सिंह। कौन था? राणा रतन सिंह।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न को एक बार और सुनेंगे। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है डी, मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नुसरत खां ने खरीदा था। किसने खरीदा था? नुसरत खां ने खरीदा था। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसके व्याख्या को हम देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ यहाँ पे, विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया, खलीफुल्लाह की उपाधि धारण की थी। इस तरह से उसमें से सत्ता का विरोध किया था। अब आता है तुगलक वंश। क्या आता है? तुगलक वंश। निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बहलोल लोदी ने। किसने? बहलोल लोदी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं और समझते हैं। दिल्ली सल्तनत में इन चारों शासकों की शासन अवधि निम्नानुसार मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष, मोहम्मद बिन तुगलक 26 वर्ष, गयासुद्दीन बलबन लगभग 20 या 21 वर्ष। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का शासन लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका आंसर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। एक क्या था? खैराती अस्पताल था। खैरात का मतलब है जो दान देकर के जिससे चलता है वो। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। किसका? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। अब आता है लोदी वंश। कौन आता है? लोदी वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। अब है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तब क्या था? 1336 ईस्वी में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने। बहमनियों से गोवा को छीनने वाला विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था।
विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में। कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। यानी फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। अच्छा प्रश्न है कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? तो कृष्णदेव राय ने। सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ताली कोटा का युद्ध। ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अब है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कि उस समय प्रशासन व्यवस्था कैसा था? दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज जो है एक रक्षा विभाग था। दीवाने अर्ज की बात किया जाए तो दीवाने अर्ज जो है ये एक रक्षा विभाग था। अब है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 एवं 4। 1, 3 एवं 4 यानी खराज, उस्र एवं मुक्तई। कौन कौन सा है कि भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर क्या है? खराज है, उस्र है और मुक्तई है। खुम्स की बात की जाए तो खुम्स जो है युद्ध में लूटा हुआ धन हुआ करता था। क्या हुआ था? लूटा हुआ धन हुआ करता था। अब है जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित की बात किया जाए तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से है। किससे? राज्य कानून से है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, शस्गनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो ये चांदी एवं तांबा के। किसके थे? चांदी एवं तांबा के थे। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य की बात किया जाए तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है जो कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत का अब साहित्य की बात किया जाए तो तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तो मिन्हाजुस सिराज। कौन है? मिन्हाजुस सिराज है। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? मिन्हाजुस सिराज है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो रिहला है ना। मोरक्को यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत जो है किस रूप में जाना जाता है? रिहला के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा इसमें कि 12मासा की रचना किसने किया था? 12मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था? तो दरिया साहेब ने किया था। किसने किया था? दरिया साहेब ने किया था। चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी के द्वारा। चचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर सूफी के द्वारा किया गया था। तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। किसके द्वारा? शम्स सिराज अफीफ के द्वारा तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी। अब है भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो ये 12वीं एवं 13वीं सदी में पांडुलिपि में लिखा गया था, इसलिए इसमें जो है स्टार लगा हुआ है।
आइए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ हुआ माना जाता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं से 13वीं शताब्दी में पांडु एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर पत्रक में सही विकल्प ए चुना है। तो ए क्या है? तो 12वीं सदी, ये बीपीएससी आंसर अपना लिया है, यानी भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसका आंसर जो बीपीएससी लिया है वो है 12वीं सदी। अब है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो ये सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये कॉमन था। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में। किस क्षेत्र में? उत्तर भारत में। जब हम भारत का मैप देखते हैं इस तरह से, तो ये जो क्षेत्र है, ऊपर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में हुआ। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? तो फिरदौसिया, है ना, फिरदौसिया। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? तो फिरदौसिया सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई। मुगल वंश में आता है बाबर की बात। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर था। कब किया था? 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के कितने युद्ध लड़े गए थे? 3 युद्ध लड़े गए थे, 1526, 1556 और अंतिम जो तृतीय 1761 ईस्वी में लड़े गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन का कारण क्या था? तो उसका कारण क्या था? सबसे पहले हम समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका कारण था 3 और 4। क्या था? 3 और 4, यानी प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। यानी बाबर के आगमन के कारण ये सब हुआ। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई और भारत में युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हुमायूं और शेरशाह की बात किया जाए तो इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खान। किसने? शेर खान। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं तो इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु लगभग 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, है ना, 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। अब है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। अच्छा प्रश्न है, किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से याद करते हैं, है ना, देवर चौकस, देवर से देवरा, चौ से चौसा, कौ से कन्नौज, सौ से सरहिंद। आइए इसके डेट को भी देख लेते हैं, एक बार व्याख्या कर लेते हैं पूरा। देवरा, कन्नौज, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित
दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विरोधियों को परास्त किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने? निजाम नामक भिस्ती ने। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां यानी शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन फरीद अल दीन शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ या कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से डेट को देख लेते हैं। तो देवरा 1532, चौसा 1539, कन्नौज 1540, सरहिंद 1555। ये चारों डेट आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि अपनाई बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। कौन? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम में स्थित है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह की उपज थी। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है? तो H.G. कीन ने। किसने? H.G. कीन ने लिखा है। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये चौसा में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अब आता है अकबर की बात। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो अकबर के बारे में लिखा है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्री कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1576 ईस्वी में। कब मिला लिया था? 1576 ईस्वी में मिला लिया था। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब है जहांगीर। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में आया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। अब है प्राचीनकारी यानी पितरादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही पितरादुरा कहलाता है। शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव। किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार था। क्या था? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था कंधार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो वो था दारुल इस्लाम। क्या था? दारुल इस्लाम था। सर्वप्रथम किस मुगल शासक में ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था।
मुगलकालीन प्रशासन की व्यवस्था। आप देखते हैं कि मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण का तरीका था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? दो अस्पा एवं सी अस्पा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? जहांगीर ने शुरू किया था। मुगल शासक में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। मुगल काल में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब तो ये लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, है ना। मदद ए मास का मतलब है जो टैक्स फ्री, है ना, विद्वानों को दी जाने वाली भूमि हुआ करता था, उसको मदद ए मास कहा जाता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। तो मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य काजी मतलब मुख्य न्यायाधीश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु मध्यकालीन में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसका रीजन क्या था? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अब मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकलाएं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना यानी एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अनु मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर रेन के अनुसार बनाया था। किसने? हुमायूं ने, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। अकबर ने 1558 से 1572 तक आगरा में, 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में, 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प बी माना है। तो बी देख लीजिए क्या माना है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर। बीपीएससी ने क्या आंसर लिया है? अकबर। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा या हमजानामा है। अब है कुछ स्रोतों में अकबर के काल चित्र में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तुतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 में आरंभ हुआ, ना कि हुमायूं के काल में। सॉरी, यहाँ पे ये जो डेट है आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में है और यहाँ पे मेंशन किया गया है 1507। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वारा दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबार में थे। तो अकबर के दसावन एवं बसावन किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो जहांगीर के समय में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। याद रखना, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। मुगलकालीन साहित्य की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो साहित्य लहरी तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि ये सूरदास के द्वारा लिखा गया। लेकिन गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, जबकि साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? फतुहाते आलमगीरी किसके द्वारा? तो ईश्वरदास नागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखी गई है।
तुजुके बावरी किस भाषा में लिखी गई थी या लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल काल का विविध देखते हैं। तो ये मिलान करने वाला है, आइए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर है बी। बी है मतलब बाबर, बाबर कामरान, ठीक है। अब हो जाएगा अकबर, सलीम, शाहजहां, मुराद और जहांगीर, खुसरो। यानी सुमेलित करना है, पिता बाबर, कामरान, पुत्र, यानी बाबर का बेटा हो गया कामरान, अकबर का बेटा हो गया सलीम, शाहजहां का बेटा हो गया मुराद और जहांगीर का बेटा हो गया खुसरो। अब फिर है मिलान करने वाला, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, है ना। इमारत है और बनाने वाले से मिलाना है। तो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था। किसने किया था काबुली बाग मस्जिद का निर्माण? बाबर ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ है? अजमेर में। इलाहाबाद का किला, ये किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो नूरजहां ने बनवाया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, यही जो है उल्लेख सही नहीं है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 अकबर और हेमू के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सूरत को। किसको? सूरत को। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम फिंच, विलियम फिंच। अब आता है हमारा सिख संप्रदाय। पटना में स्थित सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यानी अभी जो पटना में हम देखते हैं जो गुरुद्वारा है, वहां जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, वो स्थित है पटना में। किस जगह में? पटना में स्थित है। अब है मराठा राज और संघ, मराठा राज और संघ। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रायगढ़। कहाँ? रायगढ़। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? अष्टप्रधान, तो शिवाजी। देखिए यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है अष्टप्रधान, तो याद रखना है शिवाजी। अब आता है दूसरा अष्ट दिग्गज, तो दिग्गज में दो आता है, दो से कृष्णदेव राय, है ना, कृष्णदेव राय। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अष्टप्रधान जैसे आए शिवाजी, यहाँ पे शो आ रहा है तो यहाँ पे भी शो आ रहा है, और अष्ट दिग्गज दो आएगा तो कृष्णदेव राय, देवराय में भी दो आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी एक सेकेंड, हाँ, ए हो जाएगा हमारा, यानी एक का दो। तो सचिव हो जाएगा हमारा पत्राचार प्रभारी, ठीक है। अब पेशवा, ये प्रधान, पेशवा मतलब प्रधान। सुमंत यानी ये विदेश मंत्री। आमत वित्त मंत्री, आमत वित्त मंत्री। एक बार रिवीजन कर लीजिए। सचिव यानी पत्राचार प्रभावी, पेशवा यानी प्रधानमंत्री, सुमंत मतलब विदेश मंत्री, आमत मतलब वित्त मंत्री हुआ करता था। अब है हमारा अष्टप्रधान का गठन किसके द्वारा किया गया? अष्टप्रधान तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन काल में। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठाओं का भू राजस्व प्रथा था। सरंजामी प्रथा क्या था? तो मराठाओं का जो भू राजस्व प्रथा था वो था। मुगल साम्राज्य का विघटन, अब देखते हैं मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ कैसे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था।
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसे साम्राज्य की सीमा थी। तो इसमें स्टार लगा हुआ, आइए इसकी व्याख्या को हम देखते हैं क्या था। तो बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तपालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते सिमटते सिमटते दिल्ली के किले यानी दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। इसे बिहार लोक सेवा आयोग ने इसको निरस्त कर दिया है। तो इस तरह से आज हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंतिम प्रश्न था जो भी बीपीएससी में पूछा गया। आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तब तक के इतना ही। जय हिंद।